नमस्कार मित्रों, इतने समय नागरिकता का टॉपिक आपका चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले तीन क्लास हमने आपको डिलीवर कर दिए हैं नागरिकता को लेकर के। ये चौथा वाला क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिए। प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। खैर, नागरिकता आप जानते हैं कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक पूरा प्रावधान किया गया है। संविधान में कोई विस्तृत और स्थायी उपबंध नहीं है, बल्कि यह संसद के ऊपर छोड़ा गया है कि संसद नागरिकता से संबंधित कोई मामला होगा, कोई विवाद होगा, तो उस पर आधारित कानून का निर्माण कर सकेगी। संसद ने कानून का निर्माण किया भी। तो संसद ने किस कानून का निर्माण किया? संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 के कानून का निर्माण किया। अब इस कानून का जो निर्माण किया गया, इस नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से पता चलता है कि नागरिकता की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है और नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। ठीक है ना? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या संविधान में प्रावधान है नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित, तो आप बताओगे कि नहीं, इस संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम में है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की जो प्राप्ति है या नागरिकता ग्रहण कैसे की जाए, ये 26 जनवरी 1950 मतलब कि संविधान के लागू होने तक इस संविधान में प्रावधान किया गया है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद अगर नागरिकता से संबंधित कोई चीज प्राप्त करनी है या नागरिकता प्राप्त करनी है या नागरिकता समाप्ति से संबंधित जो भी प्रावधान आपको दिखाई पड़ेगा, वो नागरिकता अधिनियम 1955 में दिखाई पड़ेगा। क्लियर इतनी बातें? अभी समझना जरा, हमने आपको नागरिकता की प्राप्ति कितने प्रकार से बताई थी? सब 5 प्रकार से बताई थी। एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता हमने बताया था। ये पूरा डिटेल से हमने एक एक बिंदुओं पर विचार करके बताया था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना? फिर उसके बाद हमने वंश के आधार पर नागरिकता बताया। किस आधार पर बाबू? वंश के आधार पर नागरिकता। फिर उसके बाद जो है वंश के आधार पर, और तीसरा हमने बताया पंजीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? पंजीकरण के, बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है ना? फिर इसके बाद हमने क्या बताया? चौथा हमने बताया देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर नागरिकता। तो ये 4 प्रकार से, और एक और 5वां प्रकार है क्षेत्र समविष्टि के आधार पर। क्या? क्षेत्र समविष्टि के आधार पर नागरिकता। समविष्टि के आधार पर नागरिकता। ये टोटल 5 प्रकार से नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, पिछला वाला क्लास आप देखेंगे, इन्हीं को मैं अच्छे से डिटेल से बताया हुआ हूं। आज बारी है नागरिकता की समाप्ति की। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, तो आप क्या बताओगे? नागरिकता की समाप्ति मेनली 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से बाबू? तो आप बताओगे कि मेनली 3 प्रकार से होती है। एक तो नागरिकता का परित्याग करने पर। क्या? नागरिकता का, यहां पर लिखिए जरा, अभी इसको पूरा डिटेलिंग हम करेंगे। नागरिकता का परित्याग करने पर, परित्याग करने पर। दूसरा लिखना जरा, नागरिकता की समाप्ति करने पर। क्या? नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति। और तीसरा लिखना जरा, नागरिकता से वंचित किया जाना। क्या? नागरिकता से, अभी सब बता रहा हूं, खाली बस लिखिए आप, नागरिकता से वंचित किया जाना। नागरिकता से वंचित किया जाना। तो एक कुछ चीजें जो है आपको नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है इन 5 प्रकारों से, और फिर नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता का परित्याग करने पर, और नागरिकता का जो है समाप्ति, और फिर जो है नागरिकता से वंचित किया जाना। इन 3 प्रकार से जो है आपको दिखाई पड़ेगी। अब एक काम करते हैं, एक एक को उठाते हैं और पूरा समझने का प्रयास करते हैं, तीनों के माध्यम से कैसे नागरिकता हमको जो है, हमारी नागरिकता समाप्त होती है। ठीक है ना? अब समझना जरा, यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहां पर केवल नागरिकता की समाप्ति पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना? केवल नागरिकता की समाप्ति पर। ठीक, यहां पर आइए। ये कह रहा है कि भाई नागरिकता का परित्याग करने पर, इसका अर्थ क्या हुआ? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि नागरिकता का परित्याग, एक पूर्ण क्षमता और पूर्ण आयु वाला व्यक्ति है, मतलब कि जैसे कि पूर्ण क्षमता, उसके सोचने समझने की क्षमता बेहतर है, और दूसरा पूर्ण आयु,
वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, वयस्क है वो, ठीक है ना। तो पूर्ण आयु और पूर्ण क्षमता, पूर्ण आयु और पूर्ण क्षमता के साथ अपनी नागरिकता का त्याग कर देना, त्याग कर देना। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां एक व्यक्ति जो पूरे होशो हवासों में है और ये जो है पूर्ण आयु में है, मतलब 18 वर्ष से प्लस एज में है, तो अगर ये व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो इसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या क्लियर है ना? और यहां पर एक चीज समझिएगा जरा, इसका जो बच्चा होगा, इसका जो अवयस्क बच्चा होगा, क्या अवयस्क बच्चा, उसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। लिखिएगा जरा, इसका अवयस्क अवयस्क बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। तो ये नागरिकता का परित्याग करने पर, ये पहला वाला बिंदु आप लिखेंगे। दूसरा वाला बिंदु है नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति में क्या होगा? जैसे मैं नवीन कुमार हूं, मैं दूसरे देश की जब नागरिकता लेता हूं तो हमारे देश की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं नागरिकता की समाप्ति। लिखना जरा, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता धारण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये दूसरी बातें। तो पहला कि वो जो है पूर्ण आयु और पूर्ण क्षमता के साथ नागरिकता की समाप्ति की घोषणा कर दे, परित्याग कर दे। और दूसरा कि जब उसने दूसरे देश की नागरिकता को धारण कर लिया तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और तीसरा वाला लिखना जरा, तीसरा है कि यहां पर कई कंडीशंस हैं, कई चीजें हैं। जैसे कि यहां पर केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार क्या करती है? एक तो वंश के आधार पर नागरिकता, वंशानुक्रम, दूसरा पंजीकरण, तीसरा देशीकरण और चौथा क्षेत्र संविष्टि। क्षेत्र संविष्टि, ठीक है ना। क्षेत्र संविष्टि के आधार पर मिली नागरिकता को केंद्र सरकार द्वारा, ऐसे लिख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र संविष्टि के आधार पर मिली नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्या वंशानुक्रम और पंजीकरण और देशीकरण या क्षेत्र संविष्टि के आधार पर मिली जो नागरिकता है उसको केंद्र सरकार समाप्त कर सकती है? बिल्कुल समाप्त कर सकती है। एक क्वेश्चन कहीं पर आया भी था। लेकिन क्या जन्म के आधार पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है? जैसे आप यहां के नागरिक हैं और जन्म आपका यहीं पे हुआ, आपके माता पिता भी यहीं के नागरिक हैं, क्या आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आपको जेल में रखा जाएगा। कोई आप अपराध करते हैं, आपको फांसी तक दे दी जा सकती है, लेकिन नागरिकता के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और यहां पर एक नोट लगाकर जरा लिखिए, नोट लगा करके
और नोट लगा करके वो चीजें लिखें आप कि जन्म के आधार पर मिली नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। जन्म के आधार पर मिली नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, नहीं किया जा सकता। तो एक कुछ बातें हैं, अब कुछ कंडीशन है जिसके आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जाता है। वे कौन से आधार हैं जिसके आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जाता है? अब यहां पर कुछ शर्तें हैं। पहला पॉइंट, किस आधार पर नागरिकता समाप्त की जाएगी? पहला चीज, अगर किसी भारतीय नागरिक द्वारा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया जाए, दूसरे देश की नागरिकता को धारण कर लिया जाए, तो भी इसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर भारतीय नागरिक वो है, अगर भारतीय नागरिक द्वारा युद्ध की स्थिति में शत्रु देश का सहयोग करने पर, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है और कोई भारत का नागरिक वो पाकिस्तान का पक्ष खींचने लगे, उस स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। फिर उसके बाद लिखना जरा, देशीकरण या पंजीकरण से प्राप्त नागरिकता के संदर्भ में यदि व्यक्ति को पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष की सजा किसी विदेशी देश द्वारा सुनाई जाती है, तो यहां पर आप समझें, मतलब यह है कि देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से कोई व्यक्ति नागरिकता धारण किया हुआ है और उसको पिछले 5 सालों में जैसे उसने नागरिकता धारण की और पिछला 5 साल मतलब 5 साल बीता और उसमें 2 साल की सजा किसी विदेशी देश ने सुना दी है, तो उसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद लिखना जरा, संविधान के प्रति अनास्था रखने पर, लिखना, संविधान के प्रति अनादर रखने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद एक कंडीशन में और, बिना किसी सूचना के 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसको लिखना, बिना किसी सूचना के 7 वर्ष भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो एक कुछ कंडीशन है जिसके आधार पर जो है भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या क्लियर है? किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? तो पहला
कि अगर किसी भारतीय नागरिक द्वारा दूसरे देश की नागरिकता ली जाती है उस कंडीशन में समाप्त होगी। अगर भारतीय नागरिक द्वारा युद्ध की स्थिति में जो है शत्रु देश का सहयोग किया जाता है उस स्थिति में भी समाप्त होगी। देशीकरण या पंजीकरण से प्राप्त नागरिकता के संदर्भ में यदि व्यक्ति पिछले 5 वर्षों में कोई विदेशी देश उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा दे दिया है उस संदर्भ में भी नागरिकता समाप्त होगी। संविधान के प्रति अगर अनास्था रख रहा है तो भी, अनादर कर रहा है तो भी जो है नागरिकता समाप्त होगी। या फिर जो है बिना किसी सूचना के 7 वर्ष भारत से बाहर रह रहा है वो व्यक्ति, तो भी उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर। तो हमने बताया नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है और नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। क्लियर ना। अब एक काम करना जरा आप, कुछ जो है टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताया था। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस हमने ये बताया था कि भाई एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। अभी ये सब नहीं, मतलब कि ये बताया था कि ये सब पढ़ाना है, ठीक है ना। एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, सीएए क्या था, एसआईआर की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सब एक एक चीज करके हम लोग जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई अगर टर्मिनोलॉजी लिखने को आए तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो हम लोग एनआरआई से शुरुआत करते हैं, जिसको हम अनिवासी भारतीय कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं, ठीक है ना। लिखना जरा एनआरआई। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, या फिर इसको हम कह सकते हैं अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, ठीक है ना, अनिवासी भारतीय। अब एक चीज समझना जरा, जैसे कि अपने यहां का आप देखे होंगे आसपास पड़ोस के लोग जाते हैं दुबई कमाने के लिए। दुबई कमाने के लिए उसमें कोई क्लर्क होता है, कोई पशु, कोई भेड़ चराता है, कोई जो है वहां पर इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई मतलब हर अलग अलग काम करने के लिए जाते हैं, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो काम करके पर्पज से जाए, पेशेवर के पर्पज से जाए, क्या काम के पर्पज से, और वह व्यक्ति एक ऐसा भारतीय, एक ऐसा भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक, ऐसे लिख लीजिए, एक ऐसा भारतीय नागरिक जो विदेशों में 182 दिन या उससे अधिक दिन तक विदेशों में ठहरता हो, निवास करता हो, लिख लीजिए निवास करता हो, ठीक है ना। अब उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बस यही समझना है कि एक कोई ऐसा भारतीय है जो विदेश जा रहा है, वो पेशेवर के लिए, व्यापार के लिए जा रहा है, वो जॉब के लिए जा रहा है, या फिर वो किसी और पर्पज से जा रहा है, मीटिंग वगैरह के लिए। अगर वो 182 दिन या उससे अधिक दिन तक विदेश में अपना निवास रखता है तो उस भारतीय व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, एनआरआई कहेंगे, उसको हम अनिवासी भारतीय कहेंगे। क्लियर। तो यही आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखिए, एक ऐसा भारतीय नागरिक जो विदेशों में कार्य, शिक्षा, व्यापार आदि उद्देश्यों के लिए 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेशों में व्यतीत करता है,
विदेशों में निवास करता है तो उसे अनिवासी भारतीय कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? अनिवासी भारतीय कहेंगे। अब एक चीज यहां पर समझिए, क्या ये जो अनिवासी भारतीय, क्या ये विदेशी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर आप बताइएगा कि भाई ये जो अनिवासी भारतीय है, जो ये एनआरआई है, ये कैसा नागरिक है? ये जो नागरिक है यह भारतीय नागरिक है। भारतीय क्या है? नागरिक। इसकी नागरिकता कैसी है? आप यहां पर लिख लीजिए नागरिकता। तो ये भारतीय नागरिकता इसकी है। तो इसका जो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट एक किसका होगा? भारतीय पासपोर्ट होगा। विदेशी पासपोर्ट नहीं होगा, बल्कि किसका पासपोर्ट होगा? भारतीय पासपोर्ट, भारत का पासपोर्ट इसके पास होगा। और ये भारत में आकर राजनीतिक और सिविल अधिकार का हकदार होता है। राजनीतिक और सिविल अधिकार का हकदार होता है। फिर ये भारत में मतदान का अधिकार भी रखता है। अधिकार भी मतलब कि इसको वोटिंग राइट भी दिया जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको जो है कृषि भूमि खरीदने का भी क्या होता है? अधिकार होता है। क्लियर? मतलब कि टोटल भारतीय नागरिक ही है, बशर्ते 182 दिन जाकर के विदेशों में काम कर रहा है, फिरा रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, समाज के साथ रह रहा है। लेकिन चूंकि 182 दिन या उससे अधिक दिन ये विदेशों में रह रहा है, इसके कारण इसको क्या बोला गया? अनिवासी भारतीय या एनआरआई बोला गया। क्लियर? अब इसको शिक्षा में विशेष एनआरआई कोटा दिया जाता है। शिक्षा में विशेष एनआरआई कोटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं पूछूं कि नॉन रेसिडेंस इंडियन कौन होता है, तो आप बताओगे कि भाई ये भारतीय होते हैं, भारतीय नागरिक ही होते हैं, बशर्ते ये विदेशों में जाकर के अपना कामकाज वगैरह करते हैं। कितना? 182 दिन या उससे अधिक दिन तक, ठीक है ना। तो ये चीजें ए एनआरआई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज अच्छे से आप लिख लें। चलिए आइए, पीआईओ एक हेडिंग डालिए आप। क्या? पीआईओ। पीआईओ इसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। इंडियन ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, ऐसे कर लीजिए, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक कहते हैं। अब एक काम करना जरा, इसको पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बहुत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना जरा। भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक। अभी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, समझना जरा, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी पीढ़ी जो 4 पीढ़ी पहले जो है विदेशों में चली गई। ध्यान से सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति जो 4 पीढ़ी पहले जो है विदेशों में चला गया, उसकी जो संतान होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। उसको हम भारतीय नागरिक बोलेंगे, सॉरी, भारतीय मूल का नागरिक बोलेंगे। और वह क्या है? जैसे कि ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है ना। अब यहां से कोई क्या किया? ब्रिटेन चला गया। कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया। कब जो है चला गया? 4 पीढ़ी पहले ही चला गया। 4 पीढ़ी पहले। जैसे हमारा बच्चा, मैं, ये 2 पीढ़ी हो गई। एक पीढ़ी बच्चा हमारा,
एक पीढ़ी मैं, एक मेरे पिताजी, तीसरी पीढ़ी, और पिताजी के पिताजी जब गए तो वो जो है चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर मैं ऐसे ही कहूं, मैं एक पीढ़ी, मेरे पिताजी दूसरी पीढ़ी, मेरे बाबा तीसरी पीढ़ी, उनके पिताजी गए, और हम सारे लोग अगर ब्रिटेन में गए होते तो हम सारे लोग जो है क्या कहलाते? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते। ठीक है ना, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक कहलाते। तो ये जो है 4 पीढ़ी पहले कोई कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया। ब्रिटेन ही नहीं, कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी देश में, और ब्रिटेन में जा करके 4 पीढ़ी पहले से ही, और ये क्या ले लेते हैं? ब्रिटिश नागरिकता ले लेते हैं, ब्रिटिश नागरिकता ले लेते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो 4 पीढ़ी पहले किसी भी देश में जा करके वो विदेशी नागरिकता ले ले, क्या? विदेशी नागरिकता ले ले, तो इस जो है व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? भारतीय मूल का व्यक्ति कहेंगे। भारतीय क्या कहेंगे? भारतीय मूल का व्यक्ति। इसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे, पीआईओ कहेंगे। ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। तो वही आपको लिखना है। अब यहां पर आप लिखिए, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, जो भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, यह व्यक्ति 4 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले भारत से बाहर विदेश में जाकर उसी देश की नागरिकता धारण कर लिया हो, कर लिया, उसके जो बच्चे होंगे, उसकी संतानें भारतीय मूल का नागरिक कहलाएंगी। ठीक है ना, क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि सीधी सी बात है कि 4 पीढ़ी पहले कोई भारत से बाहर चला जाए किसी विदेशी देश में और वहां की नागरिकता वो ले ले। अब वो नागरिकता तो ब्रिटिश लिया, मतलब कि वो विदेशी नागरिकता धारण कर लिया, वो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन चूंकि भारत से हो गया है इसीलिए उसको हम भारतीय मूल का कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भारतीय मूल का उसको हम कह रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं? भारतीय मूल का। अब एक चीज समझना जरा इसको, वर्ष 2002 में इसके लिए पीआईओ कार्ड जारी किया गया। क्या जारी किया गया? पीआईओ कार्ड जारी किया गया। ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जारी किया गया, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जारी करके 15 वर्ष का भारत में वीजा फ्री कर दिया गया। यहां पर लिखना जरा, 15 वर्ष का भारत में वीजा फ्री कर दिया गया। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। और भी समझना जरा, अब यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इसको ना तो सिविल अधिकार प्राप्त है, ना ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। राजनीतिक अधिकार प्राप्त है मतलब सिविल अधिकार, मतलब नागरिक का कोई भी अधिकार इसको प्राप्त नहीं है, और ना ही इसको राजनीतिक किसी प्रकार का अधिकार है कि वो आए सांसदीय का चुनाव, विधायकी का चुनाव वगैरह वगैरह कुछ लड़ सके, बिल्कुल नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, भारतीय मूल का जो है नागरिक, विदेशी नागरिक। अब इसको अगर नागरिकता प्राप्त करनी है, इसको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमने बताया था क्या?
7 वर्ष प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष भारत में रहना होगा। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि जो भारतीय मूल के नागरिक है। क्लियर। अब इनको ना तो कृषि भूमि खरीदने का अधिकार होगा, ना तो वोटिंग राइट का अधिकार होगा, ना तो कुछ। हां, इनके लिए शिक्षा का एक विशेष जो है कोटा दिया जाता है। इसके अलावा इनको वित्तीय और इनको कुछ आर्थिक ये सब सुविधाएं दी जाती हैं ताकि आकर के ये भारत की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकें। तो ये मेनली हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो आपको जो है दे दिया है कि पहला चीज कि एक ऐसा व्यक्ति जो 4 पीढ़ी पहले विदेश जाकर के विदेशी नागरिकता ले लिया हो भारत से, तो उस व्यक्ति की संतानों को हम क्या कहेंगे, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक कहेंगे। ठीक है ना। तो ये भारतीय मूल का विदेशी नागरिक कौन हुआ, जो 4 पीढ़ी पहले गया और उसकी संतानें विदेशों में रह रही हैं और विदेशी नागरिकता ले ली है। और फिर इसको 2002 में पीआईओ कार्ड जारी किया गया, इसलिए चूंकि भाई ये भारतीय मूल के किसी समय थे, भारत के लोग थे, तो इसलिए इनको पीआईओ कार्ड जारी किया गया और कहा गया कि 15 वर्ष जो है ये वीजा फ्री जो है भारत आ सकते हैं। ठीक है ना। इनको ना तो किसी प्रकार का सिविल अधिकार, नागरिक अधिकार प्राप्त होता है, ना ही इनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। और अगर ये भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता धारण करनी है तो उनको भारत में जो है 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। इसको हम क्या कहते हैं, पीआईओ कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। अब इसके बाद लिखना जरा समुद्र पारीय नागरिकता। क्या? समुद्र पारीय नागरिकता। समुद्र पारीय नागरिकता, इसको हम ओसीआई कहते हैं। ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिकता। अब इस समुद्र पारीय नागरिकता क्या है समझिएगा जरा। इसको 2005 में शुरू किया गया। 2005 में शुरू किया गया। अभी समझना जरा, इसको परिभाषित कैसे किया गया है। कहा गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय और संविधान के लागू होने के पश्चात देश का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया, समुद्र पारीय नागरिकता में शामिल किया गया। ऐसे व्यक्ति को समुद्र पारीय नागरिकता कहा गया, नागरिक कहा गया। ठीक है ना, क्या कहा गया, समुद्र पारीय नागरिक कहा गया। अच्छा, पीआईओ में एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, उसमें ये चीजें कही जाती हैं कि 4 पीढ़ी पहले आप तो गए हैं, कहां, 4 पीढ़ी पहले आप विदेशों में जाकर के रह रहे हैं, आपकी जो संतानें हैं वो भारतीय मूल की कहलाएंगी। लेकिन एक शर्त वहां पर थी, पीआईओ के लिए एक शर्त थी। इस शर्त आप थोड़ा सा वहां पर मेंशन कर लीजिएगा, इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यह है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये भारत के निवासी रहे हों। मतलब कि इनमें से कोई, माता पिता, दादा दादी, नाना नाती में से कोई भी एक अगर भारत में निवासी रहा हो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, तो उनको जो है हम कौन सा दर्जा देंगे, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एक कुछ जो है आपको बातें वहां पर रखनी थी, पीआईओ में रखनी थी। अब यहां पर रखिए जरा, आइए। 2005 में इसको शुरू किया गया और क्या कहा गया कि संविधान के लागू होने के समय और संविधान के लागू होने के पश्चात एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता धारण करने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को समुद्र पारीय नागरिक कहेंगे। लिखना जरा, ऐसा व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय तक या उसके पश्चात भारत का नागरिक
भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ओसीआई कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ओसीआई कहते हैं। क्लियर यहां तक? किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? अब ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय तक और उसके पश्चात अगर भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ओसीआई कहेंगे, समुद्र पारीय नागरिक कहेंगे। ठीक है ना? अब एक चीज समझना जरा, यहां पर नोट लगा करके आप लिखिएगा। क्या लगा करके? नोट लगा करके। नोट। पाकिस्तान और बांग्लादेश, एक क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग होंगे उनको समुद्र पारीय नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से बाहर गए हों और आप ये बोलें कि वो भी जो है योग्यता रखते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जो वर्तमान भूखंड है भारत का, उस भूखंड से अगर कोई गया है विदेश, है ना, और वो जो है भारतीय नागरिकता लेने की योग्यता रखता हो तो उसको दिया जाएगा, ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले क्षेत्र से कोई गया हो। ऐसा नहीं। तो यहां पर लिखिए जरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को समुद्र पारी नागरिकता से बाहर रखा गया है। क्या? समुद्र पारी नागरिकता से बाहर रखा है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी बातें क्लियर? किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? चलें आगे। यहां पर एक चीज समझिएगा जरा, हां, इसको भी ना तो सिविल अधिकार प्राप्त होता है ना तो राजनीतिक किसी प्रकार का अधिकार। ये भारतीय मूल का आईएन है, ये मतलब कि भारतीय मूल के ही लोग हैं। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था ना, इसको अपडेटेड नाम जो है ओसीआई कर दिया गया इसका नाम। और ये क्या किया गया 2015 में पीआईओ और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलाकर एक कर दिया गया। एक कर दिया गया। इतनी बातें क्लियर? और एक चीज समझना जरा, ये जो ओसीआई है, इस ओसीआई को भी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है ना? हाँ, एक चीज इसको दिया जाएगा, इसको आजीवन वीजा का जो है परमिशन दे दिया गया। तो यहां पर लिखिए, आजीवन वीजा की अनुमति इसको दे दी गई। तो कुछ इसको लाभ मिला है। ठीक है ना? तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, कब शुरू किया गया? 2005 में। ये परिभाषा आप जानते रहिएगा। 2015 में पीआईओ और ओसीआई को मिला करके अब ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है। बाकी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको आजीवन जो है वीजा जारी किया। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहां से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ओसीआई कार्ड नहीं जारी किया जा सकता, या ओसीआई मतलब समुद्र पारीय नागरिकता के दायरे में नहीं लाया जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका हुआ समुद्र पारीय नागरिकता। अब एक काम करिएगा जरा, नेक्स्ट, और नेक्स्ट लिखिएगा सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2009। लिखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसको हम सीएए कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है? अब यहां पर थोड़ा समझना जरा,
जैसे ये अपना जो है क्या है, प्यारा सा भारत है, और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर आपको अफगानिस्तान मिलेगा, इधर आपको पाकिस्तान मिलेगा, इधर आपको बांग्लादेश मिलेगा। क्या मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा। तो हुआ क्या कि इधर आपको जो है टोटल मुसलमान दिखाई पड़ेंगे, पाकिस्तान में भी ज्यादातर मुसलमान, अफगानिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। लेकिन यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान क्या है, ज्यादा से ज्यादा है, तो उनको हम क्या कहेंगे, मुसलमानों को बहुसंख्यक। कहां पर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। यहां पर जो अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक, ये अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे, एक तो हिंदू, दूसरा सिख दिखाई पड़ेंगे, तीसरा ईसाई दिखाई पड़ेंगे, चौथा जैन दिखाई पड़ेंगे, पांचवा बौद्ध दिखाई पड़ेंगे, और छठवां आपको जो है पारसी दिखाई पड़ेंगे। अब अगर ये 6 कम्युनिटी के लोग कहां पर आए हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, भारत ही आए हैं, ये 6 कम्युनिटी के लोग, और ये मान करके हम चलते हैं कि भाई ये इसलिए आए हैं चूंकि यहां के बहुसंख्यक मुसलमानों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया है, इनका शोषण किया गया है, और ये जो है अल्पसंख्यक, यहां के शोषित अल्पसंख्यक कहां पर आए हैं, भारत में शरण लेने के लिए। अब यही 6 अल्पसंख्यकों को, इन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत अगर आए हैं तो उन्हीं की नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान सीएए में किया गया है। ठीक है ना? तो इसी से संबंधित कुछ वाद विवाद था, मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया था। मुसलमानों के ने कहा कि भाई मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, तो सरकार का यह कहना है कि भाई ये खुद मुस्लिम देश हैं, दुहाई देते रहते हैं मुसलमानों की, जम्मू कश्मीर में कोई इशू होता है तो अपने मुसलमान भाइयों को पकड़ के रखें, बाकी वहां के जो अल्पसंख्यक है अगर वो लगता है कि उनका शोषण हुआ है, हमारे यहाँ आए हैं, तो उनको हम शरण दे रहे हैं। ठीक है ना? तो एक चीज यहां पर आइए, थोड़ा सा इसकी हम लोग ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू? ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ये विधेयक 9 दिसंबर, ये देखिए डेट पूछा गया है, 9 दिसंबर 2019। ये कब पास हुआ? लोकसभा में। ये लोकसभा में पास हुआ, यहां पर लोकसभा में, ऐसे लिख लीजिए, लोकसभा में पास कब? 9 दिसंबर 2019। फिर उसके बाद 11 दिसंबर, ये डेट भी पूछा गया है, 11 दिसंबर 2019। ये राज्यसभा में यहां पर पास हुआ है। कहां पर? राज्यसभा में यहां पर पास हुआ है। ठीक है? फिर उसके बाद 12 दिसंबर 2019 यहां राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पर क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है। यहां पर यह अधिनियम बन गया। क्लियर इतनी बातें? इसमें प्रावधान क्या था, इसको समझिएगा जरा। प्रावधान इसमें यह था कि भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वहां के 6 अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें पहला है हिंदू, दूसरा है सिख, तीसरा है ईसाई, चौथा है जैन, पांचवा है बौद्ध, और छठवां है पारसी। ठीक है ना? ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यदि भारत आए हैं तो उनको
भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो ये पूरा आप समझते रहिएगा, एक एक चीज यहां से पूछा गया, ठीक ना बाबू, एक एक चीज पूछा गया है। अब एक चीज और समझिएगा जरा, यहां पर एक चीज हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर भारतीय मूल के अलावा किसी और व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करनी होती है, तो मैंने आपसे क्या बताया था, पिछले 14 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो और टोटल 11 वर्ष वो भारत में रहा हो। इसमें कहा गया कि भैया 11 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष यह भारत में रहे हों और नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इनको भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया। ये पूरा आपका सिनेरियो, यही से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका प्री का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर जाएं और कॉन्सेप्ट पर समझें इस बात को लेकर के, यहां पर इसको कर लीजिए कि जो CAA है इसके थोड़ा सा विपक्ष में अगर हम बात करें, विपक्ष में, तो विपक्ष में आप जानते हैं कि कई तर्क आप पेश कर सकते हैं। कौन सा तर्क पेश कर सकते हैं? पहला कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते कोई धर्म का आधार नहीं लिया जाना चाहिए, और धर्म का अगर आधार ले रहे हैं तो सारे धर्मों को समान वरीयता दी जानी चाहिए। तो उसमें आप किसी एक विशेष धर्म को छांट रहे हैं, ये जो है थोड़ा सा विपक्ष में मालूम पड़ता है, ठीक है ना, क्या थोड़ा सा विपक्ष में जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए ये जो है मुस्लिमों को हटाना इस प्रावधान से तर्कसंगत नहीं मालूम पड़ता, पहला। दूसरा कि संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकारों की बात करता है, समानता के अधिकारों की बात करता है। अब समानता के अधिकारों की अगर बात करेगा, अगर कोई मुसलमान आया है और कोई हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, ये 6 कम्युनिटी के लोग और हैं, तो क्या 6 कम्युनिटी के लोग से थोड़ा सा अलग हम रखेंगे उस मुसलमान को? ये तो हमारे संविधान की जो मूल विचारधारा है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, उसका वायलेशन है, जो कि विदेशियों को और भारतीयों दोनों को प्रदान किया जाता है। तो एक ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर हम इनको नागरिकता प्रदान कर रहे हैं, इन 6 कम्युनिटी के लोगों को, तो एक असम समझौता हुआ था। क्या हुआ था? असम समझौता। ये असम समझौता किसके साथ हुआ था? ये असम समझौता केंद्र सरकार के साथ हुआ था। कब ये हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया? असम समझौता में कहा गया कि भाई, यहां पर समझिए, यहां पर कहा गया कि भाई 25 मार्च 1971 के बाद अगर बांग्लादेश से कोई भी जो है भारत में प्रवेश किया तो उसको उसी देश में भेज दिया जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कहा गया असम समझौते में कि 25 मार्च 1971 से पहले अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर बांग्लादेश से भारत में आया हुआ है, असम में आया हुआ है, तो उसको उसी देश में क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। तो ये तो आप असम समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां पर हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जैनों को, बौद्धों को, पारसियों को आप नागरिकता दे रहे हैं, जबकि असम समझौता यह कहता है कि 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भी आता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति आता है, तो उसको आप जो है नागरिकता नहीं देंगे। एक कंट्राडिक्शन है थोड़ा सा। प्लस एक चीज और समझना जरा, जैसे ये पूर्वोत्तर में अगर आए हैं, पूर्वोत्तर में मतलब कि पूरा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और असम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो आकर के बसे हैं, तो पूर्वोत्तर के संसाधनों पर दबाव पड़ता है और वहां पर संसाधनों के, प्राकृतिक संसाधनों से लेकर के सांस्कृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। उनकी संस्कृतियों पर खतरा महसूस होता है, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा महसूस होता है, और इसके अलावा उनके जॉब पर जो है खतरा महसूस होता है। तो यहां पर लिखना जरा, पूर्वोत्तर पर खतरा महसूस होना, ठीक ना, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा जैसे मैंने बताया। और क्या पॉइंट्स हो सकता है? तो एक कुछ जो है आपके पॉइंट्स हो सकते हैं, आपको इसको बताना चाहिए।
बाकी यहां पर प्रावधान में आप लिख सकते हैं कि यह मतलब कि सीएए यह 6वीं अनुसूची मतलब 6वीं अनुसूची में कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। यहां पर लागू नहीं होगा, इसको ध्यान में रखें। मतलब कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो एसटी क्षेत्र है उसमें ये लागू नहीं होगा सीएए। और जो इनर लाइन परमिट वाला क्षेत्र है वहां पर भी नहीं लागू होगा। लिखिए जरा, इनर लाइन परमिट क्षेत्र में भी लागू नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक कुछ बातें आपको सीए से संबंधित पता चली, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे। अब बाकी आप विपक्ष में, इसके जो है पक्ष में आप बता सकते हैं कि भाई वहां पर बहुसंख्यक थे तो एक प्रबल संभावना है कि वहां पर अल्पसंख्यकों का शोषण हो सकता था। अगर वो भारत में आते हैं तो भारत कोई अनैतिक काम नहीं किया है, बल्कि नागरिकता दे करके उनके जो है जीवन को या उनके जीवन को प्रदान किया है। ऐसा कुछ आप बता सकते हैं इसके पक्ष के विषय में। ठीक है ना। अब आना जरा एक चीज, एनपीआर। पहले एनआरसी देख लीजिए, एनआरसी, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ए है नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। ठीक है ना। रजिस्टर की स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई। यहां पर क्या है कि जैसे कोई भी राज्य है, कोई राज्य, अगर उस राज्य को लगता कि हमारे राज्य के भीतर विदेशियों की संख्या बढ़ गई है या बाहर से कोई लोग आ गए हैं, तो गृह मंत्रालय क्या करता है, उस राज्य को यह अधिकार देता है कि आप एक काम करिए, अपना रजिस्टर आप मेंटेन कर लीजिए। क्या करिए? रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए और देख लीजिए कि भारतीय कौन है, आप में जो निवास करता है भारतीय नागरिक, उसकी पहचान कर लीजिए। असम में चूंकि बहुत ज्यादा जो है विदेशी आकर के बस गए थे, ऐसे में पहली बार ऐसा मर्तबा हुआ कि असम सरकार को गृह मंत्रालय ने एनआरसी जारी करने को कहा। मतलब कि इससे कहा गया कि आप अपने रजिस्टर को मेंटेन करिए और देखिए कि आपके यहां नागरिक कौन है, विदेशी कौन है। पहली बार इसने एनआरसी किया तो आपको बताऊं 48 लाख लोग जो है एनआरसी में आ गए अवैध रूप से। बाद में फिर से जो है रिस्ट्रक्चर इसका किया गया तो 19 लाख लोग जो है अवैध पाए गए। तो एनआरसी कब लाया जाता है? जब किसी राज्य को ये लगने लगे कि हमारे राज्य में अवैध रूप से घुसपैठिए आ गए हैं, तो केंद्र सरकार उस राज्य को अधिकार देती है कि आप जो है अपने राज्य के भीतर भारतीय नागरिकों की पहचान कर लें, तो उससे विदेशियों की भी पहचान हो जाती है। ठीक है ना। तो इस एनआरसी को लागू करने वाला जो असम है, ये पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट है। इसको ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है। एनपीआर क्या है? एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या जो है रजिस्टर है ये। अब ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, इसमें हर राज्य को अपडेट करना पड़ेगा। और इसमें क्या कहा जाएगा, ये पिछले 6 माह और अगले 6 माह का ये पूरा जो है बायोडेटा लेता है, परिचय लेता है। और आपके काम का परिचय लेगा, आपका आधार कार्ड वगैरह लेगा, चाहे आप नागरिक हो या फिर आप क्या हो, विदेशी हो, इससे मतलब नहीं। आप कोई भी हो, आपसे क्या करेगा, ये पूछेगा कि 6 महीना आप कहां रहे थे, अगला 6 महीना आप कहां रहेंगे, और कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास लेगा। और ये छांट सकता है, मतलब कि एक अंतर कर सकता है कौन भारतीय नागरिक है, कौन विदेशी नागरिक है। इसको एनपीआर को लेकर के भी काफी ज्यादा हो हल्ला हुआ था। ठीक है। तो एक कुछ बातें थी, बाकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, आप जान ही रहे हैं। तो उसको कोई करंट का क्लास लेकर के आते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बस यही होता है कि जो मतदाता होते हैं, मतदाता जो सूची होती है, उसी को अपडेट किया जाता है कि कौन मर गया उसको हटा दीजिए, कौन 18 वर्ष से ऊपर आ गया उसको एक काम करिए शिफ्ट कर लीजिए
है ना, मतदाता सूची में कौन एक जगह से दूसरे जगह गया है, उसको एक काम करिए, ट्रांसफर करिए या फिर उसको जो है रेगुलेट करिए, प्रबंधित करिए। इसके और अलावा जो है कौन अवैध रूप से वोटर आईडी बनवा लिया, उसको छांटिए। तो कई ऐसी सारी चीजें होती हैं, इसकी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब कि जो है मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो आज आपका पूरा एंड हुआ नागरिकता। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एक एक चीजों का आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।